इजराइल कितनी बार थूक के चाटेगा, कितनी बार। अभी देखिए, इजराइल ने कहा था कि हम जो 7th बैच के पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको हम वापस नहीं देंगे, क्योंकि हमास जो इजरायली होस्टेजेस छोड़ता है वो हमें अपमानजनक लगता है। जबकि उसमें आप तो जानते हैं इजराइल के होस्टेज ने हमास के फाइटर का माथा चूमा। इजराइल की महिला सोल्जर्स हमास के फाइटर्स की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही हैं। अब ये जो पूरा देखिए सवाल है, इस पे इजराइल जो अड़ गया था, आज उसका रेजोल्यूशन हो गया। आज यानी 26 फरवरी 2025 और इजराइल ने बड़ी घोषणा कर दी है कि वो कल यानी थर्सडे को 27 अप्रैल 2025 को जो 600 से 800 फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी, कैदी नहीं, जो फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी उसको छोड़ने थे 22 तारीख को, वो 27 को वो छोड़ेगा और उसके बदले हमास केवल कुछ इजरायली डेड बॉडीज उनको रिलीज करेगा। ये बहुत बड़ी जीत है हमास की। बार बार इसको लेके कयास लगाई जा रही थी, इसको लेके इजराइल कितनी बार धमकी दे चुका था कि वो गाजा पे हमला करेगा। देखिए, अब आप सबका मेरे तीनों चैनल पे स्वागत है। आज भी हम तीनों चैनल पे एक वीडियो डाल रहे हैं। उसकी वजह है कि जो हमारा सबसे फ्रेश चैनल है जिसके करीब 13,700 फॉलोअर्स हैं, उसका तो पिकअप अच्छा है, लेकिन जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स ओरिजिनल था जिसके करीब 63-64 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, फिर अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 जिसके करीब 54,000, तो ऑब्वियसली उसमें 5 महीने का 3 महीने का गैप हो गया, तो वो धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। तो ये जरूरी है कि हम एक ही वीडियो डालें ताकि लोगों को ये हो कि हाँ, विषय से भी जुड़ा हुआ है और ये चैनल फिर से सक्रिय है। कुछ 3-4 दिन हमको ऐसा करना होगा, उसके बाद हम ये तय कर सकते हैं कि हम कौन से चैनल पे कौन सा कंटेंट प्रसारित करें। क्योंकि मेरे दिमाग में यही आइडिया है कि एक चैनल तो फिलिस्तीन का रहेगा ही, उसके साथ एक चैनल इंडिया को केंद्रित करते हैं और एक चैनल में अमरीश मिश्रा शॉर्ट्स, उसको नाम दे सकते हैं। उसमें शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट्स नहीं, उसमें छोटे वीडियोज रहेंगे एडिट होके, और वो पूरे विश्व की जो पूरी राजनीति है तो उसको वो कवर करेगा, यानी विश्व, भारत और पैलेस्टाइन। और ये देखिए, तीनों में से संभवतः मुझे इसी चैनल को फिलिस्तीन का चैनल बनाना पड़ेगा और बाकी 2 में मैं दूसरी चीजें करूंगा। और जो चौथा चैनल मैंने बनाया है उसको मैं अंग्रेजी का चैनल बनाना चाहता हूं, जिसके अभी लगभग 1,000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं। क्योंकि पूरे देश विदेश में ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, आप वी नीड एटलीस्ट 1 वीडियो फ्रॉम यू पर डे ऑन पैलेस्टाइन इन इंग्लिश। तो वो जो सारी चीज है उसको भी हमें पूरा करना है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं जो आज की बड़ी खबरें हैं। जो इजराइल सरेंडर किया, वो तो उसके पीछे की पूरी राजनीति आपको बताएंगे। नेतन्याहू की आज पूरी स्थिति क्या रही। सीरिया में आज बड़ा हमला हुआ, सीरिया में, सदर्न सीरिया में कल भी हुआ था कल। लेकिन क्या हुआ था कि कल इजराइल ने बयान दिया था, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स है, उन्होंने कहा था हम सीरिया में इंडेफिनेटली रहेंगे। उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए कल साउथ सीरिया में, जहां इजराइल है वहीं पर। उसके बाद आज इजराइल ने दमस्कस के कंट्री साइड तक बॉम्बिंग कर दी। 4 सीरियन मारे गए हैं, 4 सीरियन लोग मारे गए हैं और आज फिर प्रदर्शन हुए। और इस बार जोलानी को सीधे ललकारा है सीरिया के निवासियों ने, उन्होंने सीधे ललकारा है। ये देखिए, आपको पूरी खबर बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा था सीरिया में रेजिस्टेंस पैदा होगा। अब सवाल यह है कि जोलानी, जिसकी मैं हमेशा आलोचना करता रहा हूं, उसको तय करना है कि वो इजराइल के साथ रहेगा कि वो सीरिया की जनता के साथ रहेगा। क्योंकि जो सीरिया का रेजिस्टेंस है, जो ईरान से प्रेरित है, वो तो है ही, उसके साथ जो सुन्नी जनता भारी संख्या में सड़क पे आ रही है, जो एचटीएस के कहीं ना कहीं साथ थी और असद के रिजीम में को गिराने में वो एचटीएस के साथ थी, वो भी सड़क पे आ रही है और उसका और सीरियन रेजिस्टेंस का सीधे सीधे मेल हो रहा है। इस तरह की बयानबाजी हो रही है कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो अभी जो पूरी एक सिचुएशन है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेबनान के बारे में भी बहुत सारी नई खबरें हैं। अब देखिए, आपको मैं बताता हूं सबसे पहले, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से कम 5 ने आज जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है उनके सामने विरोध किया और वहीं पर उनको टर्मिनेट कर दिया। और उन्होंने अपना टर्मिनेशन लेटर वहीं पर फाड़ के, ये जो सत्या नडेला है और इसके जो कुछ गुंडे वहां पर थे, सोचिए माइक्रोसॉफ्ट में गुंडई, वो भी इसलिए क्योंकि आप प्रो फिलिस्तीनी हैं, उन्होंने वहीं फाड़ के फेंका और कहा कि हमारी कॉन्शियस अलाउड नहीं करती है, भाड़ में जा तुम्हारी नौकरी। यही शब्द थे जो इंग्लिश में, यानी जो एक अमेरिकन
इंग्लिश है, उसमें स्लैंग भी था। अभी देखिए, अच्छा दूसरी बात, अब ये जो 7th बैच के जो प्रिजनर्स इजराइल ने माना है और जो इजराइल झुक गया है, इसको लेके पूरी बात यह आई है कि इजिप्ट के जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने गारंटी किया है कि हम गारंटी लेते हैं ये होगा। ट्रंप ने भी बयान दे दिया और ट्रंप के बयान के बाद इजराइल जो है वो झुका है। अच्छा, ट्रंप को लेके देखिए फिर वही बात, बार बार पेंडुलम स्विंग कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। और मैंने अब एकदम सही पकड़ा था कि ये आदमी अभी सिचुएशन को देख देख के एसेस करके ये अब पहले की जो अमेरिकन पॉलिसीज है उससे अलग हटना चाहता है। अभी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जाल में नहीं फंसना चाहता है। और इसलिए भी ट्रंप के जो अभी आज ट्रंप ने क्या कहा इसको लेके, जो इजराइल प्रिजनर्स रिलीज नहीं कर रहा था, ट्रंप ने कहा कि इजराइल विल रिलीज द प्रिजनर्स, और उसने कहा कि आई डोंट थिंक हमास मॉक्ड मी। अब हमास मॉक्ड मी का मतलब यह है कि हमास जो पिछले दिनों से मतलब कई बार हमास ने बयान दिए हैं, इस बार भी हमास ने कहा था कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक 7th बैच के प्रिजनर्स 600 से 800 जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको इजराइल रिलीज नहीं करेगा, हम कोई बात नहीं करेंगे। और उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स इजराइल ने प्रोजेक्ट किए कि हमास ट्रंप को मॉक कर रहा है। हमास ने उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया ना, उसको ट्रंप ने माना और ट्रंप ने कहा कि आई डोंट थिंक हमास हैज मॉक्ड मी, ट्रंप ने कहा। अब आप बताओ, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। दूसरी बात जो हम आगे भी थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे, ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन को लेके एक जनरल जो अपना रुख है उसको और साफ किया। अमेरिका में जिस तरह की लड़ाई चल रही है अंदरूनी, उसको भी लेके और साफ किया। उसके बाद देखिए, दोहा में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव गए हुए थे और उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करना किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, यह महामूर्खता है। और जो इजरायली प्रेजेंस सदर्न लेबनान और सीरिया में है वो भी बहुत ही एक चिंता का विषय है और इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर ये आगे बढ़ता है तो इजराइल के साथ दो दो हाथ करने की नौबत आ सकती है, ये उन्होंने हिंट किया। अब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि सदर्न लेबनान और सीरिया रिक्वायर्स कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द पार्टीज। यानी वो ये कह रहे हैं कि इजराइल और सीरिया और सब लोगों की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, इनके इसी बयान में कन्फ्रंटेशन छुपा है। वो ये कह रहे हैं कि सीरिया मतलब सीरिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो नहीं वायलेट होना चाहिए, इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो नहीं वायलेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इजराइल लौटे, जो बॉर्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे, सबसे पहले जो घुसा है सदर्न सीरिया में उससे वापस हो। और इजराइल ने जो कहा है ये सब बार्गेनिंग चिप है कि हम रहेंगे, वो रहेगा, उसको रहने दिया जाएगा तब वो रहेगा। क्योंकि सीरिया में देखिए बहुत ही खतरनाक एक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खतरनाक इजराइल के लिए। अब देखिए जो एक और बड़ी घटना जो वेस्ट बैंक में हुई, और आज हम लोग इसी तरह से बात करेंगे यहाँ क्या एक एक करके जिस ऑर्डर में घटनाएं हुई। तो इब्राहिमी मॉस्क हिब्रॉन में है, उसको वहां पर एक बड़ा मैसाकर हुआ था कम से कम 3 दशक पहले। तो वहां पर जो एक उसको इजराइल ने उस वक्फ बोर्ड को जो उसको मैनेज करता है उसको हटा के और कुछ अपने लोगों को बिठाने की कोशिश की, जिसको लेके वहां बड़ा विरोध हो रहा है और जिसको लेके हिब्रॉन में एक तरीके से, क्योंकि हिब्रॉन में कई दिनों से आईडीएफ की फोर्सेस से वहां के युवा भिड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जनता को सजा देने के लिए इस तरह से इजराइल ने किया, और लेकिन जनता उसका माकूल जवाब दे रही है। और इस चीज में एक कॉल दी गई है कि इब्राहिमी जो मॉस्क है उसमें किसी भी इजरायली को घुसने ना दिया जाए। उसके बाद देखिए, अब सीरिया पे देखिए आते। अब सीरिया में क्या हुआ, जो इजराइल ने बम्बार्डमेंट की, और इजराइल के बम्बार्डमेंट का मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने कुछ कोनेत्रा के इलाकों में भी की, दारा के इलाकों में की, दमस्कस के आउटस्कर्ट्स में भी 4 लोग मारे गए अलग अलग जगह। उसके बाद जैसे ही ये चीज हुई है, नया प्रदर्शन आज हुआ, जो कल हुए उसके अलावा नया प्रदर्शन आज हुआ, और उसमें आया कि इजराइल विल फॉल बट दारा विल नॉट फॉल, इजराइल विल फॉल बट दारा विल नॉट फॉल। ये सीरिया के लोग कह रहे हैं। ये अल हारा जगह है दारा कंट्री साइड में, सीधे सीधे सीरिया के लोग सड़क पे आ गए। उन्होंने ये कहा है, देखिए किसी को भी हताश होने की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें कहीं भी शिया सुन्नी नहीं है, इसमें जो आम जनता है और सीरियन रेजिस्टेंस जो लेबनान बॉर्डर पे बिल्ड हो रहा है, जिसने एचटीएस से भी 2-2 हाथ किए, इजराइल से भी 2-2 हाथ किए, उसका भी स्टेटमेंट आया
कि हम हर हाल में सीरिया की जनता के साथ हैं। तो ये देखिए एक बड़ी चीज हुई। उसके बाद हिब्रोन में ही जहां इब्राहिमी मॉस्क का विवाद चल रहा है, वहां पर अल अरूब कैंप में आज फिर फिलिस्तीनी युवाओं और आईडीएफ में सीधे आमने सामने की लड़ाई हुई। इजरायली जर्नलिस्ट सामी परेट्स कहते हैं कि अच्छा, आज एक ये जिस बारे में है वो बड़ी एक दिलचस्प घटना है। नेतन्याहू का आज ट्रायल की सुनवाई थी, जो उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो वो कोर्ट गए। अब कोर्ट में वो रोनेन बार को ले गए, जिसको वो डिसमिस करना चाहते, उसको वो ले गए टेस्टिमनी देने के लिए कि इजराइल की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और जो इजराइल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसकी वजह से नेतन्याहू बार बार कोर्ट नहीं आ सकते। किसको ले गए? रोनेन बार को, जिसको वो डिसमिस करना चाहती, क्योंकि 7 अक्टूबर के इवैल्यूएशन को लेके दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये देखिए इजराइल की जो अंदरूनी लड़ाई है, इसके और भी पहलू हैं जो देखिए धीरे धीरे अनरावल हो रहे हैं। उसके बाद देखिए हिब्रोन में ही खिरबेत घुआन एक जगह है, वहां पर फिर से डिमोलिश करने की कोशिश की, क्योंकि वेस्ट बैंक के एक हिस्से को डिमोलिश करने की इजराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डिमोलिश नहीं कर पाया। वहां के लोग बुलडोजर्स के सामने आ गए और इजराइल को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद वेस्ट बैंक में ही अज्जुन टाउन है कलकलिया में, वहां पर फिर आज झड़प हुई। और फिर देखिए जो 8200 यूनिट है, उसका जो कमांडर है, जो इजराइल की इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसपे हिजबुल्लाह ने भी बम्बार्डमेंट किया था पहले मतलब इसमें अक्टूबर में, और फिर उसके बाद जो पूरी 7 अक्टूबर की इंक्वायरी चल रही है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल 8200 पे भी आ रहे हैं। क्योंकि अच्छा, ये 8200 वही है जिसने पेजर ब्लास्ट किए थे, जो मेरे दूसरे जो 2 चैनल 3 और 5 महीने से बंद हैं, और उसमें भी मैंने पहले बताया था उनके लिए खास तौर पे भाई। तो वो जो 8200 है, और जिसको लेके हमास ने जब प्रिजनर एक्सचेंज हो रहा था, यानी 30 जनवरी को, उसने 8200 को मॉक किया था, बिल्कुल उसके सिंबल पे अपने पैर रखे थे। और तो वो उस 8200 के जो कमांडर हैं, उन्होंने आज अपनी फेयरवेल स्पीच दी। वो उनकी नौकरी खत्म हो गई है, लोग कह रहे हैं कि उनको निकाला गया है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि हमको ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सेना का फेलियर है। इस तरह की बात, फिर वही बात, इजराइल के अंदर की लड़ाई। बार बार मैं आपको ये कह रहा हूं, हमारा चैनल अकेला है जो इसके बारे में लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है। उसके बाद देखिए और थोड़ी डिटेल्स आई कि जो थर्सडे को कल फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानी रिलीज होंगे, उनमें से उनकी संख्या कितनी होगी, 600 800, इस तरह ये अभी निर्णय हो रहा है। आज फिर एक ड्रामा नेतन्याहू ने, वो जो उसका ट्रायल हो रहा था, उसमें एक और ड्रामा उसने करने की कोशिश की। उसने कहा कि 2 मिनट का साइलेंस दो कि जो बीबस फैमिली, जिनकी 3 बीबस फैमिली, जो उनकी माँ और 2 बच्चे जो इजरायली बम्बार्डमेंट में मारे गए, और जिसको हमास ने 22 फरवरी को मतलब 20 फरवरी को जिनकी बॉडी हमास ने लौटाई थी, उसको लेके नेतन्याहू ने ड्रामा करने की कोशिश की। कोर्ट से कहा कि 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करो। कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं क्या हुआ, हम साइलेंस नहीं ऑब्जर्व करेंगे। यह सोचिए आप, वहां की स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूं, अंदरूनी जो पूरी सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। मतलब उससे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, या जो दिखाने की कोशिश हो रही है, उससे पूरी तरीके से अलग मामला है। फिर आप देखिए अभी कुछ देर पहले की बात है, अभी ये पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, इजराइल में तेल अवीव में बड़े बम धमाके हुए फिर से। एक बार आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले बम धमाके रात को हुए थे खाली बसों में, और उसमें जो है पूरा इजराइल हिल गया था। अभी फिर से बम धमाके हुए हैं। कुछ बड़ी चीज हुई है जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस ने इस तरीके से हिंट किया है कि वो जो घटना हुई है उसमें रेजिस्टेंस का वो एक ऑपरेशन कहीं ना कहीं था। उसके बाद देखिए जो बहुत सारी जो क्रिएटिव तरीके से गाजा के लोग अपनी परेशानियों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। एड की मात्रा बढ़ी है। आज ईरान की एड पहुंची, ईरान की एड आज पूरा, और उसमें इजराइल ने सोचे, लेबनान में इजराइल के प्लेन को नहीं लैंड करने दिया, जबकि वहां इजराइल की सरकार नहीं है, लेकिन यहां पर इजराइल रोक सकता था, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं हुई कि ईरान की एड ट्रक्स को गाजा में घुसने से रोके। और कम से कम 20 से 25 ट्रक्स गई वहां पर, ईरान का बाकायदा वो लेके, बैनर लेके कि भाई ईरान सरकार की तरफ से ये
मदद आई। ऑब्वियसली इजरायली एरिया से वो पास हुई और इजराइल को उसको अलाउ करना पड़ा। ये ईरान की बढ़ती ताकत की तरफ भी इशारा करता है। उसके बाद देखिए, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर गिडियोन सार है, उन्होंने एक पॉलिटिको मैगजीन है यूएस की, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वो न्यूक्लियर बम कभी भी बना सकता है। और इससे अच्छा, ये कुछ लोग कह सकते हैं कि अमेरिका को डराने के लिए या ट्रंप को डराने के लिए या ट्रंप को उकसाने के लिए कि तुम ईरान पे हमला करो, लेकिन सच्चाई भी इसमें है कि यूरेनियम ईरान के पास है। यूरेनियम वो एनरिच कर चुका है, उसके पास सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। और एक बात आज जो बड़ी जबरदस्त ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने कही, उन्होंने कहा कि अभी तक इजराइल को वो तकलीफ नहीं पहुंची है जो तकलीफ पहुंचना चाहिए थी, ये उन्होंने कहा। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 अलग है, वो हमास से उनको तकलीफ पहुंची और उससे वो शौक में है, अभी तक है, और वो हारे नॉर्थ गाजा में, उसका भी शौक है। हमास ह्यूमिलेट कर रहा है रोज इजराइल को, उसका भी शौक है। लेकिन जो इनका कहना था कि बड़ा नुकसान जो ईरान इजराइल पे थोपेगा, जो ईरान इजराइल पे जो ट्रू प्रॉमिस 3 को कैरी आउट करेगा, ईरान हर हालत में एक बड़ा नुकसान इजराइल का करेगा। वो बड़ा नुकसान उस संसाधनों का भी हो सकता है, वो बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि बड़ी संख्या में जो सैन्य फोर्सेस हैं इजराइल की, वो भी हताहत हों। उसके बाद देखिए, कलकलिया में जो पहले मैंने बताया अज़ुन शहर में जो लड़ाई हुई, उससे आईडीएफ की फोर्सेस विड्रॉ की। फिर देखिए, जो सीरिया में जो बमबारी हुई, उसमें दारा में प्रदर्शन हुआ, एक प्रदर्शन दमस्कस की कंट्री साइड में भी हुआ। और ये एक बड़ी चीज हुई कि मतलब जो दमस्कस की कंट्री साइड, दमस्कस में ही एचटीएस सरकार का बेस है और वहीं पर इस तरह की पूरे प्रदर्शन हुए। उसके बाद देखिए, जब इजराइल के अंदर जब यूनिट 8200 ने आर्मी को ब्लेम किया, तो जो पुराने चीफ ऑफ स्टाफ हैं हर्जी हलेवी, वो भी, उनका भी बयान आया कि इस तरीके से हम लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब हर तरफ से जो एक पूरी जो एक सिचुएशन है वो इजराइल के लिए खराब होती जा रही, क्योंकि 7 अक्टूबर में जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ रही है, अभी जबकि ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं बैठी है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग उसमें छानबीन करना लोगों ने शुरू कर दिया है इजराइल के अंदर। तो उसमें कुछ, अब जैसे यूनिट 8200 के जो चीफ हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को कि हमास, जो नेतन्याहू ने कहा था कि हमास डिटर्ड है, यानी 7 अक्टूबर के पहले उसने बयान दिया था कि हमास की तरफ से कोई खतरा नहीं है, हमास हम पे हमला नहीं करेगा। और कुछ इजराइल ने ड्रोन्स वगैरह उड़ाए थे, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि तैयारी चल रही है, तो ड्रोन उड़ाए थे। तो यूनिट 8200 के जो कमांडर है, उसने कहा कि हमास ने भी वो ड्रोन्स देखे होंगे, क्या वो डिटर हुआ, उससे डरा नहीं, वो तो 7 अक्टूबर को घुस गया। उसके बाद उसने कहा कि जब हमें लग रहा था, हमें ये खबर थी कि हमास ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसमें ये क्यों सोचा गया कि ऐसे ही कुछ कर रहा है, उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने तीसरा एक सवाल उठाया, क्योंकि ये खुद इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हैं और यूनिट 8200 की स्पेशलाइजेशन है, और पेजर बम ब्लास्ट जो लेबनान में, उसमें भी उसका हाथ था। उन्होंने कहा कि हमास के पास एक एक्टिव कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ये सबको पता था और इसके बारे में जानकारी भी आ गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि अभी देखिए, सब सूचना इकट्ठा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन का आधार क्या है और उस समय इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि सब लोग इंटेलिजेंस एरर्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी को, लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मिलिट्री कमांड से क्या गलतियां हुई। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि October 7th वाज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट बट द रिजल्ट ऑफ अ रॉन्ग मिलिट्री कल्चर, यानी एक जो मिलिट्री कल्चर जो इजराइल का है, वही मिलिट्री कल्चर मतलब सुस्तपना, बेसिक, जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, सिडेंट्री कल्चर, अय्याशी, जो वहां के कॉमन जो सोल्जर्स हैं उनको, उनके जो कमांड, अब भाई देखिए, हमास एक कॉज के लिए लड़ रहा है, बात वहीं आ जाती है, वो मरने के लिए, जीने के लिए लड़ रहा है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है, और वो मरने को तैयार है। इजरायली सोल्जर्स किसके लिए लड़ रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता, उनको नहीं पता। उनको आप पूछिए तो वो कहेंगे हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं,
उनको यही नहीं क्लियर है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, और इसीलिए देखिए इतनी बुरी तरह से हार हो रही है। और ये एक मिलिट्री कल्चर इजराइल में बन गया है, सैनिकों को ब्रीफ नहीं करना, उनको बस भेज देना, उसके बाद देखिए सैनिक लड़ते ही नहीं है, और यही पूरी हालत हुई। अब देखिए, अब ये जो है जो दमस्कस में जो एक इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उमायद स्क्वायर तक, ये बिल्कुल, अच्छा ये कंट्री साइड में नहीं, ये शहर में, मैं इस खबर को जानबूझ के थोड़ा डिले कर रहा हूं। उमायद स्क्वायर जो है वहां पर देखिए प्रदर्शन हुआ और इजरायली एग्रेशन को डिनाउंस किया गया। फिर जो दारा में एक प्रदर्शन हुआ, एक और प्रदर्शन हुआ, उसमें नारे क्या लगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें नारे लगे, ओ गुलानी ओ हबीब, यानी जुलानी, मतलब सॉरी, ये गुलानी नहीं, जुलानी, जुलानी को उसमें ललकारा गया कि जुलानी, अगर तुमने तेल अवीव को बॉम्ब नहीं किया, देखिए ओ जुलानी ओ हबीब, बॉम्ब बॉम्ब तेल अवीव, देखिए पूरा मैच भी कर रहा है, ओ जुलानी ओ हबीब, बॉम्ब बॉम्ब तेल अवीव, यानी तुम तेल अवीव पे बॉम्ब करो, क्यों नहीं कर रहा तेल अवीव पे बॉम्ब। वो अलग बात है कि जुलानी के पास कुछ है ही नहीं, जुलानी के पास जो है वो पूरी जो सैन्य इक्विपमेंट है इजराइल ने नष्ट किया। जब वो नष्ट कर रहा था इजराइल, तो ये चुपचाप देख रहे थे और कह रहे थे इजराइल से हमें लड़ना नहीं है। और अब उनकी जनता डिमांड कर रही, जुलानी के पास है क्या भाई, वो तेल अवीव बम करेगा, वो अपने को सुरक्षित नहीं रख पा रहा, कितने दिन रहेगा उस पर सवाल है। अभी देखिए ये सारी चीजें अनरेवल हो रही। मैंने आपको शुरू से कहा था कि ये जो सीरिया में की सत्ता है ये बहुत दिन टिकेगी नहीं। सीरिया की जो जनता है उसने एक और नारा लगाया आज, उन्होंने कहा डेथ रादर देन ह्यूमिलेशन, यानी मौत जो है अपमान से बेहतर मौत, सीधी बात, अपमान से बेहतर मौत। ये उन्होंने जो पूरी एक बात कही, इस बात को लेके देखिए क्या है कि ये वही भाषा है जो फिलिस्तीनियों की भाषा है, जो लेबनान में भाषा है। सीरियंस भी अरब्स हैं, उनको आपने सेक्ट्स में बांटा, बहुत कोशिश की, लेकिन अंतोगत्वा वो लड़ाकू लोग हैं। उनका एक लंबा इतिहास एंटी इंपीरियलिज्म का रहा है, लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने बाकायदा फ्रांस को अपने यहाँ से एक्सपेल किया, कोई शांतिपूर्ण आंदोलन से नहीं बल्कि सैन्य संघर्ष से 1943 में। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, ये उनके साथ सीरिया की जनता धीरे धीरे एक सही दिशा में उग्र हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोग जानते हैं कि जुलानी के पास हथियार नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देखिए जो एक मूड बन रहा है, उस मूड में जनता जब तैयार होती है हथियार अपने आप पैदा करती है। नेपाल के माओवादियों ने 1996 में सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था, उनके पास एक टूटी रिवॉल्वर थी। आज जो है वो लोग सरकार में है, मतलब कई बार सरकार उनकी बन चुकी है फिर, या उनके अलायंस की सरकार है, जो प्रचंड जिनका लीडर है। ये देखिए ये इससे रहते हैं सशस्त्र संघर्ष की ताकतें अपने आप अपनी फोर्सेस बिल्ड करती। उसके बाद देखिए हिब्रोन में इब्राहिमी मॉस्क को लेकर जो सवाल उठाया गया, उसमें जो इजराइल का जो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, इजराइल का ये कहना है कि वहां पर हिब्रोन में जॉर्डन से हथियार आ रहे हैं, और इब्राहिम मॉस्क में हथियार है ये इजराइल ने नहीं कहा, ना वो कह सकता है, लेकिन उसका जो कहना है कि हमें इब्राहिमी मॉस्क जो है वो ऐसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे कि वहां से हम जॉर्डन से जो हथियार आ रहे हैं उस पर हम नजर रख सकते हैं। और इसको लेके जॉर्डन, इसका मतलब है कि जॉर्डन में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स की तैयारी हो रही है वेस्ट बैंक पे हमला करने की, कोई देखिए इसको रोक नहीं सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए वही जो ट्रंप का बयान था, और ट्रंप ने वही कहा कि हमास ने हमको मॉक नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है, और जैसे चीजें चल रही हैं वो चलनी चाहिए, सीज फायर अपने सेकेंड फेज में जानी चाहिए। वो जाएगी कि नहीं वो एक अलग सवाल है। उसके बाद देखिए जो सीरिया में और भी जो वहां पर एचटीएस सरकार में कुछ डिवीजन हुआ है, क्योंकि उसके जिसको डिफेंस मिनिस्टर, अभी डिफेंस मिनिस्टर वहां नहीं है, लेकिन जो वहां पर संभाल रहा है एडहॉक बेसिस पे, उसने कुछ इस तरह का बयान दिया जिसको ये समझा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो जुलानी की लाइन है उससे वो जुदा है। उसके बाद देखिए जो अरब मुल्क है, यानी सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट और जो यूएई वगैरह जो तमाम मुल्क हैं, ये लोग देखिए इन्होंने एक चीज तो कह दिया है कि हम ट्रंप के प्लान के साथ नहीं है। ट्रंप ने बहुत कोशिश की और कि बार बार कहने की कि नहीं, देखिए हमारा ये रिश्ता है जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, तो हमारी मदद करें, लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि मदद किसी भी हालत में फिलिस्तीनियों के कॉस्ट पे नहीं होगी।
और उसमें देखिए एक चीज और आई है कि अभी अरब मुल्क ऐसा नहीं है कि मतलब दरिया दिल हो गए। इन्होंने देखिए वक्त रहते वक्त मतलब जब समय था तो उन्होंने मदद नहीं की फिलिस्तीनियों की। ये अपने अंदरूनी जो इनके यहाँ संघर्ष चल रहा है, अंदरूनी जो एक अवसर हो सकता है, कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है, उससे ये डर रहे हैं। और ये इस तरह का सिनारियो सोच रहे हैं कि हम ऊपर ऊपर रिजेक्ट करें अमेरिकन प्लान को। अंदर अंदर जो डिमांड हो रही है कि भाई अगर अमेरिका डायरेक्टली ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है गाजा, इजराइल दोबारा फौजें भेजेगा तो फिर बवाल होगा, इजराइल घुस नहीं पाएगा, हमास फिर उसको हरा सकता है। अब तो अरब फोर्सेस पीस कीपर्स जाए, तो अब पीस कीपर्स अरब फोर्सेस जाने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हम अगर अब पीस कीपर्स भेजेंगे तो क्या गारंटी है हमसे फिलिस्तीनियों पे गोली चलाने को नहीं कहा जाएगा, जो हम नहीं कर सकते। यहां बात फंसी हुई है। पीस कीपर्स की बात आई तो यूक्रेन को भी का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण एक इशू आया। जब ट्रंप आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में ट्रंप से पूछा गया कि यूक्रेन में जो बात हो रही है, यूरोप को आपने अलग कर दिया, रशिया से आप सीधे बात कर रहे हैं, तो वहां पर कोई पीस कीपर्स जाने चाहिए कि नहीं। तो ट्रंप ने कहा कि देखो ऐसा है, पीस कीपर्स जाए ना जाए, सवाल वहां पर यह है कि रशिया के साथ डील क्या होती है। हम ये कह सकते हैं कि लेकिन वो उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो टैक्स पेयर्स हैं, यानी अमेरिकन सोल्जर्स नहीं जाएंगे, अमेरिकन टैक्स पेयर्स पे बोझ नहीं, मतलब भाई जो पैसा अमेरिका देता है 200-300 बिलियन डॉलर, आज ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि हमको पता ही नहीं है, खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं पता है कि कितना पैसा यूक्रेन को दिया गया है। अब सोचिए आप बाइडेन के समय और उसके पहले ओबामा के समय किस किस्म की बातें हो रही थी, क्या हो रहा था, किस तरह का करप्शन चल रहा था। ट्रंप के पहले टर्म में भी ट्रंप ने आज एडमिट किया कि हमने भी बहुत सारे हथियार दिए यूक्रेन को, जबकि उस समय रशिया के साथ खुली वॉर नहीं चल रही थी, लेकिन यह था कि वॉर होगी। 2022 में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को। अब ये जो देखिए सारी बातें हैं, ये इतनी महीन बातें हैं जिसको लेके ट्रंप ने कहा, और ट्रंप देखिए इवेसिव है, ट्रंप सीधे सीधे कुछ कमिट नहीं कर रहा। उसने रशिया पे छोड़ दिया एक तरह से कि रशिया जो तय करेगा उसके हिसाब से हम चलें, क्योंकि वो पहले कह चुका है कि रशिया अगर आज की डेट में चाहे तो पूरा का पूरा यूक्रेन वो कब्जा कर सकता है। उसके बाद देखिए जो नाब्लस में वेस्ट बैंक में आज एक जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें आईडीएफ की जो टुकड़ी है उसको पीछे हटना पड़ा। ये बहुत दिनों बाद हुआ है नाब्लस में, और आप जानते हैं कि आईडीएफ पूरा एक वहां पर अभियान चलाए हुए है, वेस्ट बैंक को एनेक्स करना चाहता है, चाहे थोड़ा ही हिस्सा, घरों को डिमोलिश कर रहा है। 35,000 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स इस समय वेस्ट बैंक को घेरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रेजिस्टेंस ना केवल लड़ रहा है बल्कि वो आगे बढ़ रहा है। टैंक्स भेजे जा चुके हैं, पहली बार 25 साल बाद सन 2000 में भेजे गए थे वेस्ट बैंक टैंक्स, इजराइल ने भेजे। अब 25 साल हो गए, उसके बाद फिर से टैंक्स भेजे जा रहे हैं, और वो टैंक्स आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वो जानते हैं अगर यहां पर गाजा की तरह वेस्ट बैंक में अगर मरकबा टैंक्स उड़ गए, एक भी उड़ गया, तो इजराइल की प्रेस्टीज का क्या होगा आप बताओ। पूरी तरह से इन लोग का प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। जो ये लोग अंडर प्रेशर है उसमें भी देखिए ये लोग कहीं ना कहीं फेल कर जाएंगे। अब देखिए जो 7 अक्टूबर की घटना को लेकर, देखिए 7 अक्टूबर घूम रहा है, 7 अक्टूबर की घटना को लेकर जो नहाल ओज सेटलमेंट था, अब एक सेटलमेंट पे हो रहा है कि इस नहाल ओज सेटलमेंट पे जो हमास ने हमला किया उसमें क्या हुआ, दूसरे किबुट्स पे हमला किया उसमें क्या हुआ। नहाल ओज सेटलमेंट पे जो हमला हुआ उसमें एक बयान आया है एक इजरायली एजेंसी की तरफ से, ये भी नहीं पता कि वो एजेंसी सरकारी है कि प्राइवेट है, ऐसा अजीब अजीब चीजें हो रही। तो वहां उनसे बयान आया कि हमास के लड़ाकों की संख्या कम थी जिन्होंने नहाल ओज पर अटैक किया, इजरायली संख्या में ज्यादा थे, लेकिन वो अलर्ट नहीं थे। हमास ने हमला करके, मतलब अगर 1000 इजरायली थे तो 200 हमास के लोग थे, सैनिकों में 1000 सैनिक, और हमास ने हमला किया, 53 को मार गिराया, 10 को उठा ले गए, और बाकी लोग भाग गए। और वो जो भागे हैं वो उसके पीछे एक दीवार है, नहाल ओज के पीछे, उस दीवार की तरफ भागे, और उस दीवार से भी वहां भी हमास के केवल 2-3 लड़ाके थे, उन्होंने वहां से भी फायरिंग कर दी। और ये देखिए दूसरी जो रेवलेशन आया कि 7 अक्टूबर को नहाल ओज का जो बेस है, मिलिट्री बेस, जो सिविलियन सेटलमेंट है वो अलग है, जो मिलिट्री बेस था जिसपे हमास ने बड़ा ऐतिहासिक हमला किया था, मैंने बताया 53 आईडीएफ के सोल्जर मारे गए, 10 को हमास ने उठा लिया। अब ये जो बेस है इसके अंदर के हर कमरे, हर बिंदु, यानी ईच डॉट, उसको हमास को उसका पता था, ये भी पता था उसको कि गार्ड कहां थे।
और आप बताइए, अभी इजराइल बात कर रहा है कि अब जब हमास और मजबूत हो गया तो हम उस पर हमला करेंगे। उसके बाद देखिए, हमास ने बेस पर हमले के एक दिन पहले शाम 6 बजे अपने फाइटर्स को लोकेशन के बारे में बताया, यानी सुबह अटैक होना है 7 अक्टूबर को, तो 6 अक्टूबर की शाम 6 बजे जो उनका समय है, उस समय ही उनके फाइटर्स को यह बात बताई गई कि तुम्हें कल नाल उस पर हमला करना है। और एक बात और इस जांच में उभर के आई, जिसने भी जांच की हुई इजराइल के अंदर, एक हमास के फाइटर ने, एक जो आईडीएफ के सोल्जर को मारने के पहले या उठाने के पहले, ये क्लियर नहीं है, हमास के फाइटर ने आईडीएफ के सोल्जर से कहा, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम लोगों ने एक दिन पहले हमारी तैयारियों पे कैसे ध्यान नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आता है। ये देखिए पूरे इजराइल फिलिस्तीन लड़ाई का जिस्ट है। हमास भी चकित था उस दिन जितनी जल्दी इजराइल भरभरा के गिरा, और अब तो हमास ने चकित होना छोड़ दिया है, वो अब इजराइल को ही चकित कर रहा है लगातार। इसके बाद देखिए लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, कम से कम एक जानटा जगह है, बेका है, वहां पर 2 लोग घायल भी हुए। उसके बाद देखिए 75 एमपीज जो लेबनान पार्लियामेंट के हैं, उन्होंने आज प्रेसिडेंट जोसेफ आउन को उन्होंने और कुछ कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में लेबनान से इजराइल को हटना चाहिए, वरना यहां पर आप जो हिजबुल्लाह को कि बैलेंस करके चल रहे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, वो नहीं चलेगा। यूनिफिल कमांडर वहां का जो अरेल्दो लाजेरो है, मेरे ख्याल से स्पेनिश हैं, उन्होंने भी आज एक सख्त स्टैंड लिया इजराइल के खिलाफ, जो कि बहुत रेयर है ये। और जो लेबनान की फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी यही कहा कि जो यूरो बॉन्ड्स हैं, जो इस तरीके से यूरो बॉन्ड्स जो लेबनान ने खरीदे थे, उन यूरो बॉन्ड्स को लेबनान डंप कर सकता अगर यूरोप ने इजराइल को प्रेशराइज नहीं किया कि वो लेबनान खाली करे। उसके बाद जो सैयद नसरुल्लाह का फ्यूनरल ऐतिहासिक हुआ, और उनके साथ सैयद सैफुद्दीन का, और दोनों का जो 23 फरवरी में, उसको लेके बहुत सारे अभी भी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। और फिर हम उसी बात पे आते हैं कि जो लास्ट में जो ईरान ने जो साफ कहा है कि ना केवल अभी तक इजराइल को बहुत बड़ा दर्द हुआ है, या बहुत बड़ा, हालांकि 7 अक्टूबर है, फिर भी उन्होंने कहा कि इजराइल को अभी उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है जो होना चाहिए था, और जब वो नुकसान होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। ये देखिए आज का प्रसारण तीनों चैनल पे अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, फिर देखिए हम एक डिवीजन करेंगे कि किस टॉपिक को किस पे करना है। आप लोग भी उस पर सुझाव दीजिए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।